हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर। गाइस, आज हम इनकम टैक्स पे सैलरीज की बात करते हैं जो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम का फर्स्ट हेड है। पहले हमने सोर्सेज ऑफ इनकम को पढ़ा था कि हमारे इनकम टैक्स में 5 सोर्सेज हैं इनकम के। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन्स एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज हम फर्स्ट अपने हेड सैलरीज की बात करते हैं और ये देखते हैं कि सैलरी में कौन कौन से इनकम को इंक्लूड किया जाता है। सो सैलरी क्या होता है? इट इज एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में जो भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं सैलरी। It also includes those benefits and facilities which is provided by the employer in the terms of monetary value. सैलरी में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसे हम इंक्लूड करते हैं और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम सैलरी को डिटर्मिन कर रहे हैं या उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी का मीनिंग तो आपने देख ही लिया है। इट इज एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। अब ये यहाँ पर मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें हाई सैलरी पे की जा रही है या लो फॉर्म ऑफ सैलरी पे की जा रही है। अगर हम लेबरर को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस अमाउंट पे करते हैं तो वो भी हमारे सैलरी वाले हेड पे टैक्सेबल होगा। अगर हम हाई ऑफिशियल पर्सन को सैलरी का अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा सैलरी वाले हेड पे टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता कि हम किसी को ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं, किसी को कम सैलरी पे कर रहे हैं, वो पर्सन कहाँ पर काम कर रहा है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा अमाउंट ही सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल हो। नंबर 2 इज फॉरेन सैलरी और पेंशन। कोई भी पर्सन अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ भी अमाउंट रेम्यूनरेशन कर रिसीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और पेंशन, ये भी हमारा सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल होगा। नंबर 3 इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो जो एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाएगी वो उसकी सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगी। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसके लिए किसी अदर हेड में टैक्सेबल होगी। इट मे बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर पर्सन कंपनी के ऑफिस को होल्ड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और वहां से रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं। तो वो जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन होगी वो उसके लिए सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। बिकॉज डायरेक्टर का उस कंपनी के साथ सर्वेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो जहां पर ये रिलेशनशिप होगा सिर्फ वही अमाउंट सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगा, जो अदर अमाउंट होगा वो आपके अदर हेड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। ये भी पिछले पॉइंट की तरह ही है कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोफेशनल लॉयर है, वो किसी केस में एंगेज है और वहां से वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि उसके सैलरी वाले हेड में। अब अगर यही सेम प्रोफेशनल लॉयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है एज अ लीगल एडवाइजर, एज अ काउंसलर, तो वहां पर जो वो रेम्यूनरेशन रिसीव करेगा वो उसके लिए सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगी। सो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पे। नेक्स्ट इज रिसिप्ट्स फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर। अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयर से अलग किसी अदर पर्सन से कोई रेम्यूनरेशन का अमाउंट रिसीव करता है तो वो भी उसके लिए सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आएगा उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोफेसर है, वो कॉलेज में टीच करते हैं और वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को चेक कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से रेम्यूनरेशन इसके बदले में रिसीव कर रहे हैं। अब जब वो यूनिवर्सिटी से रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हैं वो उनके लिए सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। बिकॉज देयर इज अ नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर। वो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, वो यूनिवर्सिटी के लिए जस्ट कुछ टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हैं। वहां पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है। If there is a relationship of employer and employee, so the salary or remuneration he received must be taxable in the head income from salaries. So next point is payment made after cessation of employment. अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आफ्टर द सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाने के बाद भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंडरिंग टू हिज पास्ट सर्विसेज, जो भी उसने पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके बदले में या फिर किसी कंपनसेशन की फॉर्म में, तो वहां पर वो अमाउंट उसके लिए सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगा। So next point is payment made to an employee or to widow or to legal heirs.
अगर किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज में रहते हुए डेथ हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है और कंपनी उसे लमसम अमाउंट पे कर रही है उसको या उसकी वीडो को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। अगर कोई भी एम्प्लॉय टैक्स फ्री सैलरी रिसीव कर रहा है, मतलब उनके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने ही उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर दिया है, तो फिर भी जब वो अपनी ग्रॉस इनकम दिखाएंगे तो उसमें वो सैलरी का अमाउंट, जो नेट सैलरी उन्होंने रिसीव की है प्लस जो टैक्स उनके एम्प्लॉयर ने उनके बिहाफ पे पे किया है, तो वो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे ताकि एट द एंड ये पता लग जाए कि कितने ग्रॉस सैलरी का अमाउंट उन्होंने रिसीव किया और कितने टैक्स की पेमेंट उसके ऊपर हुई है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर की जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी, बिकॉज पार्लियामेंट के मेंबर्स का गवर्नमेंट के साथ कोई भी सर्वेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल ना होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट के मेंबर अलाउंसेस रिसीव कर रहे हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो वो अलाउंसेस का अमाउंट रिसीव करेंगे वो उनके लिए टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की पार्टनरशिप फॉर्म से जो भी सैलरी आएगी, जो भी रेम्यूनरेशन वो रिसीव करेंगे, वो उनके लिए प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर भी कोई रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के सर्वेंट नहीं है, वो आपस में एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स वाले हेड में टैक्सेबल होगा, वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। अब इसमें क्या आता है, इसमें वो अमाउंट आता है जिसपे एक एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस को स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस उसका कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, पर क्वार्टर, हाफ ईयरली, जैसे भी कंपनी की पॉलिसी होगी, और एट लास्ट उसकी क्या मैक्सिमम सैलरी होगी जिसके बाद कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो इसे हम कहते हैं सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यू डेट ऑफ सैलरी। अब देखो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो सैलरी है वो हमारी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू होगी, और बैंक्स और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज के केस में ये लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। मतलब अगर हम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हमारी सैलरी ड्यू होगी। अगर हम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज या फिर बैंक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा मंथ है उसकी लास्ट डेट को ही हमारी सैलरी ड्यू हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए व्हाइल डिटर्मिनिंग और कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब हम ये देखते हैं कि सैलरी में कौन कौन सी हम आइटम्स को, कौन कौन सी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। सो नंबर 1 इज वेजेस, नेक्स्ट इज पेंशन, नेक्स्ट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को हम डिटेल में करेंगे सैलरी रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इज एनी फी, कमीशन, एनी परक्विजिट अमाउंट, एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट इज एनी एडवांस ऑफ सैलरी। अगर कोई पर्सन एडवांस में सैलरी रिसीव कर रहा है उसमें लोन नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सैलरी का अमाउंट आएगा। Any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed of by him. इसे हम कहते हैं अर्न लीव सैलरी। मतलब अगर कोई पर्सन जितनी उसे लीव्स मिली हुई है उतनी लीव अवेल नहीं कर रहा और वो उसे एनकैशमेंट करा रहा है सैलरी की फॉर्म में, तो वहां पर जो भी अमाउंट वो रिसीव करेगा वो भी हमारा सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करता है और वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा रहता है तो ये टैक्सेबल होगा, और उसका जो वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसका अमाउंट अगर 9.5% से ज्यादा रहता है तो वो टैक्सेबल होगा। अगर ये अमाउंट इसी लिमिट तक है, इसी परसेंटेज तक है, तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो उसकी टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट में आ जाएगा। Next point is taxable portion of the transferred balance. Next is contribution made by the central government or any other employer under a pension scheme. Next is allowances, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि allowances क्या होते हैं, सैलरी से एक्स्ट्रा कैश की फॉर्म में एम्प्लॉय को पे किए जाते हैं। इसमें हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बहुत तरह के अलाउंसेस आते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलाउंसेस का ही है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कितनी लिमिट तक ये टैक्स एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो ये सारी आइटम्स हमारी सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगी। वेजेस, आरपीएफ का अमाउंट, ग्रेचुटी, अर्न लीव सैलरी, पेंशन हो गया, अलाउंसेस, परक्विजिट्स यानी एडवांस सैलरी। सो इन सब का अमाउंट टोटल करके हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। इसमें से जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देंगे, जिसका अमाउंट इस असेसमेंट ईयर में भी 50,000 रुपीज है, तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो हमारी सैलरी वाले हेड के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी।
तो यहाँ पर हमारा ये सैलरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अलाउंसेस का टॉपिक करेंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं, ये कितने लिमिट तक टैक्स एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल होते हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।